मॉर्निंग बच्चों। तो चैप्टर नंबर 15 का ये सेकंड पार्ट है और इसमें हम लोग बात करेंगे कि हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो कक्षा 9 में आपने पढ़ाई है कि हम लोग जो क्रियाकलाप करते हैं उससे पर्यावरण को क्या हानि पहुंचती है। तो काफ़ी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम केवल 2 ही समस्याओं की बात करेंगे, जिसमें से नंबर 1 है ओजोन परत का अपक्षय, यानी ओजोन परत का घटना तथा अपशिष्ट निपटान। अपशिष्ट मतलब कचरे का प्रबंधन एक प्रकार से। तो ये 2 चीजें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो नंबर फर्स्ट हम बात करते हैं पहले ओजोन परत का अपक्षय। अपक्षय मतलब वो किस प्रकार से अपघटित हो रही है, अपक्षयित हो रही है या कम हो रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये ओजोन होता क्या है। तो ओजोन एक प्रकार की विषैली गैस होती है और इसका अगर हम केमिकल फार्मूला की बात करें तो ऑक्सीजन के 3 अणु आपस में जुड़कर ओजोन का निर्माण करते हैं और ये हमारे पृथ्वी के वायुमंडल के चारों ओर एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है, जिसका प्रमुख काम ये है कि जब भी सूर्य से आने वाली विकिरण, जिसको हम यूवी रेस कहते हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, तो उनसे उनको ये परावर्तित कर देती है, ये पृथ्वी पे आने से रोकती है। जिससे होता क्या है कि जो यूवी रेस है अगर वो डायरेक्ट किसी जीवधारी या मनुष्य पर पड़ेगी तो उसके त्वचा पे कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है पेड़ पौधों के लिए, सभी के लिए। तो इससे हमारी रक्षा करती है। तो यहाँ पर बात करेंगे कि जो ओजोन परत है, तो सबसे पहले ओजोन का निर्माण पढ़ लेते हैं हम। और ये ओजोन परत वैसे तो विषैली गैस है, लेकिन यूवी रेस को ये परावर्तित कर देती है। इससे लिए ये सभी जीवधारियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर यूवी रेस डायरेक्ट आएगी पृथ्वी पर तो ये सभी लोगों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होंगी। तो ओजोन हमारे लिए एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। तो ओजोन परत तथा इसके अपक्षेप होने के कारण मैंने यहाँ लिखा है। सबसे पहले ओजोन परत की थोड़ी बात कर लेते हैं। O3 इसका फॉर्मूला होता है और ये ऑक्सीजन के 3 अणुओं से बनी होती है। अब 3 अणु कैसे बनेंगे साहब? ऑक्सीजन में तो O2 2 ही होते हैं, तो 3 कैसे हुए? तो होता क्या है कि जब वायुमंडल में सूर्य की विकिरण यूवी रेज आती है और O2 के ऊपर पड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन तो विद्यमान है ही, तो जो ऑक्सीजन का अणु है O2, उसके ऊपर जब यूवी रेस पड़ेगी तो वो उसको तोड़ देती है, दोनों के बॉन्ड को तोड़ देती है। ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, दोनों अलग अलग हो गए। अब हुआ क्या, जब वो अलग अलग हो गए तो अलग तो रह नहीं सकते, उनको अपना स्टफ पूरा करना है। तो वो ऑक्सीजन के नए अणु के साथ एक ऑक्सीजन का सिंगल अणु जुड़ जाता है और O3 का निर्माण करता है, जिसे हम ओजोन कहते हैं। और ये एक प्रकार की विषैली गैस होती है और ये हमें सूर्य से आने वाली परावैंगनी विकिरण या यूवी रेज है, उससे पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, इसको जो अपक्षेद या इसको जो कम करने का जो प्रमुख कारण है वो है CFC। CFC का फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको माना गया है ये 80% अपक्षयन का कारण कहलाती है ओजोन का। और ये CFC होती कहाँ पर है? ये अपने घरों में जो रेफ्रिजरेटर या जो अग्निशमन यंत्र होते हैं उनमें इस गैस का उपयोग किया जाता है। तो अभी तो जो प्रेजेंट टाइम में जो भी ये रेफ्रिजरेटर बन रहे हैं, तो इनकी कंपनियों से ये कहा गया है कि CFC रहित रेफ्रिजरेटर बनाए। नहीं तो पहले 1980 में ये काफ़ी ज़्यादा ओजोन की परत घटती हुई दिखी थी। इसको चेक किया वैज्ञानिकों ने, तो बताया कि 1980 में वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी और इसका प्रमुख कारण CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इसके बाद संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम हुआ 1987 में। उसमें UNEP में सर्वानुमति बनाई गई कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। यानी कि 1986 के बाद यह अनिवार्य कर दिया गया कि जो भी कंपनियां ये रेफ्रिजरेटर बनाती हैं तो उसमें CFC का प्रयोग ना करें। इस प्रकार से हम
देख लेते हैं कि ओजोन परत, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कचरा प्रबंधन। देखिए, कचरा प्रबंधन बहुत ही जरूरी टॉपिक है और ये हमारे रोजमर्रा की लाइफ में काम आने वाली भी चीज़ है। तो कचरा तो सभी को मालूम है। कचरा क्या है? कचरा वह पदार्थ जो हमारे किसी भी काम की कोई वस्तु ना रहे, किसी भी यूज में ना रहे, यूजलेस हो जाए, उस चीज को हम बोलते हैं, या उस वस्तु को जब हम घर से फेंक देते हैं तो वह कचरा कहलाती है। लेकिन इस कचरे को हमको ऐसे ही नहीं फेंकना है, इसका प्रबंधन करना है। ठीक है, अब ये प्रबंधन क्यों आवश्यक है? तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कचरा जो होता है वो किस प्रकार का होता है। कचरे के भी दो प्रकार हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि आपके घरों से डेली काफ़ी चीज़ें कचरे में निकलती हैं। सब्जी के छिलके हो गए, फलों के छिलके हो गए, पेपर्स के रैपर हो गए, इसके साथ कोई प्लास्टिक का आइटम हो गया, प्लास्टिक की पॉलीथीन हो गई, दूध की थैली हो गई, कांच हो गया, कोई भी मेटल, कोई भी धातु, कागज, रद्दी, कपड़े, जूते, ये सब कचरे में आते हैं। जब आपकी ये यूज में नहीं, जब फट जाते हैं या खराब हो जाते हैं तो ये आप इसको यूज करना बंद कर देते हैं, तो ये आपके लिए कचरा बन जाते हैं। तो इसको क्या करना है, इसमें हमें ये देखना है कि जो कचरा आपने यहाँ पर एक प्रयोग दिया गया है क्रियाकलाप 15.5, उसमें बताया गया है कि आपके घरों से निकलने वाले कचरे को यदि हम 15 दिनों तक जमीन में रखें और उसके बाद उसको आप खोल के देखें तो आप क्या देखेंगे, तो आपको वहां पर ऐसा पता चलेगा कि कुछ जो कचरा था उसका स्वरूप चेंज हो गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कचरा अगर आप जमीन में मिट्टी में गाड़ देते हैं तो कुछ कचरा तो बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है खाद में, लेकिन कुछ कचरा वैसा का वैसा ही बना रहता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो कचरा है हमारा वो दो प्रकार का हो गया। एक तो वह कचरा जो अपघटित हो गया और एक वह जो अपघटित नहीं हुआ। तो जो कचरा अपघटित हो गया उसका नाम हम रख रहे हैं जैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण, इसका मतलब ये हुआ कि जैव निम्नीकरण का मतलब है कि छोटे छोटे जैव के द्वारा, जीवों के द्वारा, छोटे छोटे जो बैक्टीरिया हैं वो कचरे को सड़ा देते हैं, गला देते हैं और उनके स्वरूप को बदल देते हैं। ठीक है, तो जैव निम्नीकरण कचरे में जो चीजें आएंगी वो क्या होंगी, उसका अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो यहाँ पर सब्जी के छिकले हो गए, सब्जी के छिक्कल, इसके बाद कागज भी गल जाता है जमीन में गाड़ दो, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा रहता है, लेकिन उसका भी अपघटन हो जाता है। इसके साथ फलों के छिक्कल और इत्यादि। ठीक है, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो अपघटित हो जाएंगी, उनका स्वरूप चेंज हो जाएगा जीवों के द्वारा, इसलिए उसको नाम हमने दे दिया जैव निम्नीकरण कचरा। दूसरा वह जो जिनका स्वरूप चेंज ही नहीं होगा तो वो कहलाएंगे अजैव निम्नीकरण। अजैव निम्नीकरण, ये कौन से कचरे हैं? इसका अगर एग्जाम्पल हम देखेंगे तो इसके अंतर्गत आएंगे कांच। कांच को आप 15 दिन क्या 15 साल तक जमीन में गाड़ दो तो भी उसका कुछ नहीं होने वाला है, वैसे का वैसे निकल आएगा। प्लास्टिक, प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी काफ़ी वर्षों तक जमीन में रह सकती है, उसका अपघटन किसी भी जीव के द्वारा नहीं होगा, कांच का भी अपघटन नहीं होगा। कुछ धातुएं भी हैं, धातुओं का अपघटन भी होता है लेकिन बहुत ही स्लो होता है। तो ये जो कांच, प्लास्टिक और ये धातुएं हैं, इनसे जो कचरा होता है उसको हम अजैव निम्नीकरण कहते हैं। और अजैव निम्नीकरण इसलिए कहते हैं कि किसी भी जीव के द्वारा उसको अपघटित नहीं किया जा सकता है, उनके स्वरूप को बदला नहीं जा सकता है, और यही कचरा हमारे लिए कैसा है, हानिकारक। अगर स्वरूप चेंज हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और स्वरूप ही चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, वो हमारे लिए हानिकारक होगा। जमीन में जाएगा तो जमीन की उर्वरा शक्ति को नष्ट करेगा,
अगर गटर में जाएगा तो गटर को ब्लॉक किस करेगा, ठीक है। और अगर कोई पशु इसको खा लेगा, प्लास्टिक की थैलियाँ आप देख रहे हैं गाय खा लेती हैं कुछ खाने पीने की चीज़ों के साथ में, तो उनके शरीर में जाके उनको हानि पहुंचाएगा। तो इस प्रकार से अजैव निम्नीकरण कचरा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। तो हमें करना क्या है, अजैव निम्नीकरण जो कचरा है इसका स्वरूप चेंज तो होगा, लेकिन उसके लिए भौतिक विधियों के द्वारा है। इसका स्वरूप चेंज होगा भौतिक विधियाँ कौन सी हैं, आपने देखा होगा प्लास्टिक में कबाड़ वाले आते हैं तो प्लास्टिक के ले जाते हैं, कांच को ले जाते हैं खरीद के आपसे, तो क्या करते हैं उनको ले जाकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देके पिघलाया जाता है या बहुत ज़्यादा दाब देके उनके स्वरूप को चेंज किया जाता है और दोबारा से उनके सामान बनाए जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो कचरा जैव निम्नीकरण कचरा है उसका हम अगर सही से प्रबंधन करें तो उससे हम खाद बना सकते हैं जो कि केमिकल रहित रहेगी और वो हमारे लिए हमारी जो सब्जियां हैं उनको ज़्यादा सही रहेगी, क्योंकि उससे हमें किसी प्रकार का कोई केमिकल हमारे शरीर में आने का खतरा नहीं रहेगा। आपने इससे पहले मैंने आपको बताया था, आपने पढ़ा था जैव आवर्धन। तो जैव आवर्धन में क्या हो रहा था कि जो रासायन जो खतरनाक केमिकल्स हैं, कीटनाशक जो हम दवा सब्जियों पर डालते हैं तो उनके द्वारा हमारे शरीर में आ जाता है और भी जितने भी पोषक तत्व हैं, पोषक चरण हैं, उनमें भी वो पहुंचता है अलग अलग विधियों के द्वारा। तो अगर हम ऐसी खाद का यूज करें जिसमें केमिकल ही ना हो तो वो हमारे लिए भी फायदेमंद है और उसको सब्जियों में डालने के बाद उससे किसी प्रकार का कोई भी बीमारी होने के भी चांस बहुत कम रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कचरा प्रबंधन में आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ये आप क्रियाकलाप मैंने आपको बताया। इसके बाद जैव निम्नीकरण कचरा क्या है वो मैंने आपको बताया, अजैव निम्नीकरण कचरा क्या है वो मैंने आपको बताया। इन दोनों में अगर अंतर आता है तो आप लिख सकते हैं आराम से कि जैव निम्नीकरण कचरा और अजैव निम्नीकरण कचरा क्या है। यहाँ मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया है, आपको डिटेल किताब से इसमें पूरी परिभाषा लिखनी है, ठीक है। क्योंकि कचरा जो है ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए गंभीर विषय है और इसका अगर हमने जल्दी से प्रबंधन नहीं किया तो आपने देखा होगा, आप कहीं घूमने जाते हो तो कई जगह आपको बड़े बड़े कचरे के पहाड़ मिल जाते हैं। और ये कचरा क्या करता है, इससे सबसे ज़्यादा हानि ये रहती है कि ये हमारी वातावरण को प्रदूषित करता है, जिससे कि हमारा वातावरण भी प्रदूषित होगा, साथ में वातावरण में रहने वाले जीव जंतु मानव सभी के लिए ये हानिकारक रहेगा और कई प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न करेगा। तो हमें कचरे को हमें कचरा का प्रबंधन करना चाहिए। जहाँ तक है कचरे का यूज़, जब तक कोई भी वस्तु है यूज़ में आए तब तक उसको आप यूज़ करिए। जैसे आप बाजार से कोई भी प्लास्टिक के डब्बे में पैकिंग वाली कोई चीज़ लाते हो तो वो चीज़ ख़त्म हो गई तो उसको तुरंत नहीं फेंकना है, आपको उस डब्बे का रीयूज़ करना है। आपको उसमें कुछ चीज़ रख लीजिए, दालें, कई प्रकार के सामान आपके घरों में जो होते हैं उनको आप रखिए। जब वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाए तो उसमें अगर मान लीजिए वो टूट गया, नीचे से छेद हो गया है, तो उसमें मिट्टी भर के गमला बना लीजिए और जब वो वहाँ भी बिल्कुल सड़ जाए तब फिर उसको आपको उठा के व्यवस्थित रूप से फेंकना चाहिए। आजकल आपने देखा होगा कि आपके नगर पालिका की जो गाड़ी आती है वो भी कचरे को अलग अलग, गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग आपसे बोलती है कि आप अलग अलग इकट्ठा करें। घर में 2 डस्टबिन रखें जिसमें गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग रखें और वो अलग अलग ले जाकर उनका अलग अलग से निस्तारण कर सके, जिससे उनको कोई भी परेशानी ना हो छांटने में। तो कचरा प्रबंधन पे क्वेश्चन जरूर आता है, ये आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें और कई सारे इसके उपाय हैं जिसके द्वारा हम इसका प्रबंधन कर सकते हैं। आपके जो छोटे कपड़े हैं उनको हमें नहीं फेंकना चाहिए, उनको गरीब लोगों को दान में दे देना चाहिए, जिससे कि आपके बाद कोई दूसरा व्यक्ति उनको जो इसके पास सामर्थ्य नहीं है नए कपड़े खरीदने की तो उसका यूज कर सके। इसी प्रकार से फटे पुराने आपके जो जूते हैं जहाँ तक हो सके गरीबों को दे दो, जब तक वो यूज़ करेंगे तब तक करेंगे, इसके बाद उसका निस्तारण बाद में किया जाएगा। दूसरा, सब्जी लेने के लिए जाते समय आपको घर से एक कपड़े का थैला लेके जाना चाहिए, जिससे होगा क्या कि आप सब्जी वाले से प्लास्टिक नहीं लेंगे और वो प्लास्टिक आप लेके आएंगे फिर वो
आपके घर में उसको सामान को निकालने के बाद आपके लिए एक नया कचरा उत्पन्न करेगी। तो वहाँ से भी उस प्रकार से हम प्लास्टिक को रोक सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें यूज करनी चाहिए जो दोबारा यूज हो जाएं। आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं यूज़ एंड थ्रो। जैसे आप पेन यूज़ करते हो तो हमें ऐसे पेन या ऐसी चीज़ें यूज करनी चाहिए जो एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा भी यूज की जा सकें। ठीक है, तो इस प्रकार से कई सारे आप टॉपिक इसमें लिख सकते हैं। तो ये चैप्टर आपका यहीं पर ख़त्म होता है। चैप्टर नंबर 15 मैंने करा दिया है, 2 पार्ट में है और इसका स्वाध्याय भी आप कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।